चलो, पिछली क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था कि क्या कारण है कि कॉपर ना इससे मैग्नीशियम कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी H2SO4 से H को विस्थापित नहीं कर पाता, क्यों? ये क्वेश्चन हमने दिया था। यानी कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही होगी, यही ना जी? कारण समझते हैं। हमने बताया था रफ काम करो, सबसे पहले रफ का काम करेंगे। मंत्र पढ़ो, ली को बासर काना मंगल मंजन करके फेकअप को निसल्ले। कहीं आया क्या कॉपर? नहीं। नीचे से चलेंगे, ऊपर पटना आगरा हंगरी कू, ह यानी कि ऊपर आएगा, CU नीचे और H ऊपर। हमने बोला था रिएक्शन बना लिया करेंगे, H का प्लस और इधर किसका प्लस, CU पर 2 प्लस होता है। एक और काम हमने बोला था, इधर तीर खींच लेंगे ऐसे नीचे, इधर तीर खींच लेंगे ऐसे नीचे। ये ट्रिक है याद करने के लिए। यहाँ पर क्या बढ़ती है? ऑक्सीकृत क्षमता, ऑक्सीकृत क्षमता, ठीक है ना, घटती है। ऊपर से नीचे आता तो क्या होती है? घटती है। और ऊपर वाले की अधिक, नीचे वाले की कम होती है। ऊपर से नीचे आता है तो उधर क्या होती है? अपचयित क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। कहाँ? अपचयित क्षमता बढ़ती है। एक बात बताना, तो ऊपर वाले की क्या अधिक होगी? धातु में ऊपर वाले की क्या अधिक होगी? ऑक्सीकृत क्षमता अधिक होगी। और आयन वाले में नीचे वाले की क्या अधिक होगी? अपचयित क्षमता अधिक होगी। तो ये वाला ना इसको भगाएगा। हाइड्रोजन कॉपर को नहीं विस्थापित कर सकता था, लेकिन कह रहा है कॉपर विस्थापित करे किसको जाकर? हाइड्रोजन को। क्या संभव है? ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। सारी परिभाषा वैसे ही रहेगी। ठीक है, बोलेंगे क्या? सुनो ध्यान से। कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित यानी ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन का स्थान कॉपर से कहां है? ऊपर है। इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकृत क्षमता कॉपर से क्या हो गई? अधिक है। तथा कॉपर आयन की अपचयित क्षमता हाइड्रोजन आयन से अधिक है। इसलिए कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित, उल्टा हो गया ना सारा प्रोसेस। ऊपर वाला नीचे वाले को होता तो हो जाता, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर। इसलिए कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? परिभाषा लिख लियो कि लिखना है? हो गया? सही था? सही था सबका? रिपीट करे व मैच करा लो। विद्युत रासायनिक श्रेणी से विदित तो होता है कि हाइड्रोजन का स्थान कॉपर से ऊपर है, इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकृत क्षमता कॉपर से क्या है? अधिक है। और कॉपर आयन की अपचयित क्षमता हाइड्रोजन आयन से अधिक है। इस कारण कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा और सीधा सीधा रिएक्शन दिखा दोगे। क्लियर? चलो, एक आखिरी क्वेश्चन इस तरीके का चलते हैं, उसके बाद ये तुम लोग अभी हमको दिखा दो और बता दो। क्या कारण है कि कैल्शियम क्या कारण है कि कैल्शियम क्रोमियम सल्फेट से, क्रोमियम नहीं लिखो, क्रोमियम का तुम नहीं कर पाओगे। तुम लोग इसका करो, क्या नाम है, चलो क्रोमियम ही कर देता ना। क्रोमियम सल्फेट से क्रोमियम को विस्थापित कर देता है। चलो समझाओ और लिख कर दिखाओ। क्रोमियम सल्फेट का फार्मूला लिख देते हैं। क्रोमियम सल्फेट का फार्मूला Cr2SO4 का होल का
28 होता ही है। तुम परिभाषा बस लिख दो, रिएक्शन हम लिखेंगे। चलो मैच कराओ, मैच कराओ जी मैच। सबसे पहले रफ कार्य में श्रेणी बनाएंगे। कैल्शियम और क्रोमियम दो को धातु है ना। ली क बा सर का पहले आ जा रहा है Ca। मंगल मंजन कर Cr कहाँ आ रहा है नीचे। हमने बोला रफ का कमवा कर लिया करो, लेकिन तुम लोग काहे करोगे, मेहनत लगेगी ना रफ का काम करने के लिए। ये वाला क्या बनाएगा, Ca पर 2+ होता है, ये वाला क्या होता है Cr पर 3+। सर मैटर क्लियर हो गया सॉल्व। क्या कर रहा है कि सर जी विद्युत रासायनिक श्रेणी से अज्ञात होता है या विदित तो होता है कि कैल्शियम का स्थान ऊपर देखो, अब लिखेंगे सब बैठ के मुड़ी गोद के। विद्युत रासायनिक श्रेणी से विदित होता है कि कैल्शियम का स्थान क्रोमियम से कहां है, ऊपर है। इसलिए कैल्शियम की ऑक्सीकृत क्षमता क्रोमियम से अधिक है। ये जो आयन ना लगावे कि कुल ठीक वैसे ही रही। कैल्शियम की ऑक्सीकृत क्षमता क्रोमियम से क्या अधिक है। लेकिन अब हमें आयन लगाना जरूरी है। जब क्रोमियम कैल्शियम लिख दो तो गलत हो जाएगा, आयन लिखना जरूरी है। और तथा Cr3+ की अपचयित क्षमता Ca2+ से क्या है, अधिक है। या फिर कह दो क्रोमियम आयन की अपचयित क्षमता कैल्शियम आयन से क्या है, अधिक है। इसलिए जो कैल्शियम है, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसलिए जो कैल्शियम है वो क्रोमियम सल्फेट से क्रोमियम को क्या कर देता है, विस्थापित CaSO4 और प्लस Cr बना देता है, क्रोमियम को हटा दिया। अब बैलेंस करने की बात है कि बैलेंस कर देंगे जी सीधा सीधा। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 कर देंगे। SO4 3 है, 3 लगा देंगे। 3 SO4 लेके क्रिया के कितना लगाना पड़ेगा, 3। अनुमान विधि से संतुलित कर दिया, हो गया रिएक्शन। उतार लो सीधा सीधा। अब इतना आसान। यहाँ पर हम लोग का धातु अधातु जो टॉपिक था ये पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, काफी ठीक ठाक विधि है, ठीक है। अब जनरली सबको पता है, थोड़ा सा कुछ बातों को समझा देते हैं, कल से ही लेसन स्टार्ट किया जाएगा। ये दूसरा लेसन हम लोग का पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ऐसा पूरा विस्तार से हर एक चीजों को हमने बताया, समझा दिया है। अब एक बात बताना भैया, तीसरा लेसन होता है हम लोगों का अम्ल, क्षार व लवण, एसिड बेस सॉल्ट। देखो आइडेंटिफिकेशन की बात है। जनरली तुम लोग अब तक केवल एक ही परिभाषा पढ़ते आ रहे थे। वे पदार्थ जो H देते हैं, H पर प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो OH माइनस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। लेकिन तुम लोग जानोगे अम्ल क्षार की तीन परिभाषा। आरेनियस का सिद्धांत, ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत और लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। इन तीनों लोगों ने मिलकर अम्लों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। लेकिन जो पुरानी जनरल परिभाषा चलती है वो यही है कि किसी तत्व के यदि प्रारंभ में H लगा है, किसी तत्व के प्रारंभ में यदि क्या लगा है, H लगा, तो यानी सजीव क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि वह जल में जाने के बाद क्या देगा, H+ आयन देगा। और यदि किसी तत्व के बाहर यदि आखिरी में क्या लगा है, OH लगा है, तो वह क्या होगा, क्षार होगा। जल में वह क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। यही एसिड और बेस की क्या होती थी, पहचान होती थी पहले, ठीक है ना। और आज भी है, पहले क्या आज भी है, ठीक। तो इसी एसिड और बेस के तहत हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे एसिड हम डेली खाते हैं। नींबू क्या है, अम्ल है, सिट्रिक एसिड है। तुम लोग टार्ट्रिक अम्ल डेली खाते थे, कभी कभी फुल्की खाने जाते हो ना, पानी पूरी फुल्की, उसमें इमली मिला होता है, टार्ट्रिक एसिड उसमें इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल एसिड है। हमारे पेट में जो खाना को पचाने का काम करता है, जो गलाने का काम करता है, वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। घरों में बैटरी में जो इस्तेमाल होता है, इन्वर्टर जो बैटरी में पानी सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें मिलाया जाता है, H2SO4 है, एसिड देख रहे हो। बेस, कई सारे लोगों को तुम बेस रगड़ते हुए देखे होगे, रगड़ता ना चूना के लगा साथ लगाकर, ये राज चूना, वह बेस ही तो है। इस समय खूब न्योता खाए होगे,
न्योता में कचौरी नाम के बोल करके मोटी मोटी पूरी तुमको सौंपी गई होगी, कचौड़ी बताकर मोटी मोटी पूरी दे दी गई होगी न्योता में। तो जो मोटी मोटी पूरी जो कचौड़ी बनती है, अंतर क्या है? कुछ और नहीं है, लोग जल्दी जल्दी निपटाना है कि वो कचौड़ी तुमको कोई बढ़िया से बना के खिलाएगा। तो क्या करिए, जो आटा हुआ, आटा में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा नहीं है, कास्टिक सोडा मिला देंगे तो क्या होगा, जैसे कितनों मोट पुड़िया रहेगी, तोड़ोगे खट से टूट जाएगी, तो वो कचौरी है एक नंबर की है। आज जब की ज्यादा खाओगे तो नुकसान भी करेगा भैया, वही हो जाएगा, आपस ला के घर ले ढका पेट इनकमिंग आउट गोइंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा लोग जाते तो फोकस करते हैं पुड़िया तो रोजे खाती, तरी कचौड़िया दबा के खा लेंगे, तो कचौड़ी दबा के तो खा लेते हैं, लेकिन भैया उसके अगले दिन जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना, इनकमिंग आउटगोइंग को लेकर। तो इस बात का ध्यान रहे, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम लोग बेस भी खाते हैं क्योंकि यह जाने के बाद हमारी पेट की एसिडिटी को क्या कर देता है, घटा देता है। ए भैया, बेस और एसिड मिलकर लवण बना लेता है, तो हमारे पेट की एसिड खत्म, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो जो भी चीज हम खाए रहेंगे, गलाने वाला ही खत्म हो गया बेचारा, तुम इसको कम कर दिए तो गला पाएगा क्या भोजन को हमारे, तो अपच होगा, गैस बनेगा, कई चीजें समस्याएं शुरू होंगी। इसी वजह से ऐसी चीज मत खाओ ज्यादातर निमंत्रण में जिसमें ऑयल का मात्रा ज्यादा हो या फिर उसमें इस्तेमाल किया गया हो CaOH, कास्टिक सोडा। खाने से यही होगा, गैस बनेगा, खाना नहीं पचेगा, अपच होगा, ढेकार आएगी, 2 दिन परेशान होगा एक दिन के चक्कर में, ठीक है ना। तो बस यही है, बाकी बात कल इसकी शुरुआत करेंगे, कल से गैप मत करना।